जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ मैं राहुल आप सभी के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों ने बेसिकली जो लोग साइंस से वास्ता रखते हैं उन लोगों ने चीज़ को जरूर कभी ना कभी पहले पक्का सुना होगा। देखिए, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि जो हम साइंस पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आधारित होता है जो हमारे आसपास घटित होती हैं। साइंस का जो मतलब है वो डिराइव ही इस वर्ड से हुआ है टू नो, चीज़ों के बारे में जानना। और हम सभी इन चीज़ों को अपने अपने जो टेक्स्ट बुक है उनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। बट क्या आप जानते हैं हमारे साइंस के अंदर जो बेसिक लॉज और बेसिक फिनोमिनास जिनको आज हम बहुत बड़े बड़े जो इन्वेंटर्स हैं उनके नाम पे इनको देते हैं, जैसे चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के जो ट्रेसेस हैं वो हमारे वेदास में अवेलेबल हैं। जी हाँ, वेदास वहीं जिन्हें हम नॉलेज का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं हिंदू धर्म के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आज जिस पैरामीटर या फिर जिस फिनोमिना की मैं बात करने वाला हूँ वो फिनोमिना होने वाला है ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन हम सभी को पता है, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये कुछ ऐसा फिनोमिना है जिसको हम सब अपने लाइफ में बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम सबको किताबों में बड़ी आसानी समझाया गया था कि हाउ द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। एक एप्पल जो है वो ग्राउंड की तरफ ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। इस चीज़ को लेके बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया जाता है और वहाँ बच्चों के माइंड में ग्रेविटेशन को लेके दो ही चीज़ें बनती हैं, एक एप्पल और दूसरा न्यूटन। बट क्या आप लोगों को पता है कि इसके ट्रेसेस आज से उस दिन जिस दिन वो एप्पल गिरा, जिस दिन वो सेब गिरा, उससे हजारों साल पहले ही कहीं ना कहीं इसके ट्रेसेस वेदास के अंदर अवेलेबल थे। चलिए आइए बढ़ते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्रेसेस ऑफ ग्रेविटेशन इन द वेदास, इसी चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा आपके लिए सबसे पहले देखिए वेदास को है, चाहे आप देखिए वेदास जो है बेसिकली वो, अगर आप बोलें कि वेदास में सिर्फ रिलीजियस हाइम्स हैं, सिर्फ रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, सिर्फ मेडिकल साइंस है, तो ऐसा नहीं है। वेदास के अंदर कहीं ना कहीं जो इसको आज हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों, चाहे वो कॉमेट्स हो, चाहे वो सन की पूरी स्टडी हो, वो कि प्लैनेट्स क्यों अराउंड में घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके छोटे छोटे अंश या फिर ट्रेसेस कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आप सभी को पता होगा ये कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये नाम आपने पक्का किताबों में सुने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा, ठीक है, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो है वो बेसिकली इंडिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नाम कुछ ऐसे बड़े कॉमन है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। और जब आप लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये नाम आपने ना सुना हो ऐसा तो हो ही ना हो। तो जो बच्चे, जो लोग ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं उनको पता है कि न्यूटन की जो लॉज हैं वो तभी एप्लीकेबल हो पाई जब केपलर अपनी 3 ऑर्बिटल की लॉ लेके आ पाया। तो यहाँ तक इतना आप जानते हैं। जो थोड़ा और साइंस को जानते हैं वो गैलीलियो के बारे में जानते हैं। इससे पीछे के जो ट्रेसेस अवेलेबल हैं वो हम सब नहीं जानते, क्योंकि बेसिकली बुक्स के अंदर यहीं तक की चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप इससे थोड़ा और पीछे चलें तो और भी साइंटिस्ट आए थे, जैसे अल-बेरूनी थे, ये जिस टाइम पे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उस टाइम के थे, फिर ब्रह्मगुप्ता थे, फिर ब्रह्मवीरा थे। इन सब ने साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो टेक्स्ट लिखे हैं, ऑल दो हो सकता है उनके साइंटिफिक प्रूफ्स ना हो, बट वो आज की थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। फिर आते हैं जैसे एरिस्टोटल है, तो एरिस्टोटल हुआ, केपलर हुआ, न्यूटन हुआ, गैलीलियो हुआ, इनके नाम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बट जो बीच में लोग मेंशन, इनके नाम कहीं नहीं मिलेंगे। तो कुछ तो गड़बड़ है और कहीं तो गड़बड़ है। बेसिकली होता क्या था, समय के साथ जैसे 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 वेस्टर्न पावर बढ़ती गई तो वेस्टर्न डोमिनेंस बढ़ता गया। तो जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए वो बेसिकली ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न जो साइड है उस तरफ ही ज़्यादा ड्रिफ्ट होते गए और उन लोगों के नाम ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए नीचे पूरा टाइमलाइन मेंशन है किसने कब कौन सी बात कही। और इनसे काफ़ी साल पहले, लगभग 600 BC से भी पहले महर्षि कन्नड़ा थे, जो बेसिकली जिन्होंने साइंस के फील्ड में ऐसी बहुत सारी बातें बोली। इवन मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, जिन्होंने बेसिकली न्यूटन्स की जो 3 लॉ हैं वो भी कहीं ना कहीं डिकोड कर दी थी और हम उन्हीं को आगे जाके पढ़ते हैं। ये देखिए, ऋग्वेद के अंदर बेसिकली मंडल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से 10वां मंडल है और 10वें मंडल के किसी एक पार्ट में ये एक संस्कृत में कोई लाइन लिखी गई है। बेसिकली ये हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का जो डिकोड करके इसका जो मतलब निकाला गया है वो ये है कि सन हैज़ टाइड द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स बाय अट्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक अ ट्रेनर मूव्स द हॉर्स बाय होल्डिंग द रेन्स। समझने की कोशिश कीजिए, ये बेसिकली हमारा सन है और सन के अराउंड इस तरह से हमारे प्लैनेट्स हों, चाहे कोई भी, या फिर अर्थ,
इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज हम मॉडर्न डे में इसे क्या कहते हैं? आज हम मॉडर्न डे में इसी को तो ग्रेविटेशन कहते हैं। हम बोलते हैं देयर इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस व्हिच इज रिजल्टिंग इन टाइट दिस टू मासेस टुगेदर, यही तो हम बोलते हैं। और इस फोर्स का हम लोग फॉर्मूला देते हैं F = G m1m2/r², इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो यही चीज़ है, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव था, बट ट्रेसेस अवेलेबल थे, इसीलिए जो मैंने वीडियो का हेडिंग दिया मैंने ट्रेसेस के लिए बोला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जरा इसको समझते हैं। संयोग विभागेना, ठीक है, इसका तो जहाँ तक मुझे मतलब समझ आ रहा है मिलना और अलग होना, ठीक है। चलिए इसको साइंस में समझते हैं। इफ द टू बॉडीज हैव टू कोलाइड और हैव टू मूव अवे, द कॉज इज द कॉमन कर्मा। आप समझने की कोशिश कीजिए, पुराने समय में कर्मा का मतलब फोर्स था, एक कर्मा और एक कार्य, इन दोनों को समझना पड़ेगा। कर्मा मीन्स जो हम करने वाले हैं और कार्य मतलब जो हमें मिलेगा, वो एक्शन रिएक्शन भी आप कुछ लोग इसको न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कहते हैं। अभी पहले इसकी बात करते हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं वेदास में अवेलेबल है। इफ द टू बॉडीज हैव टू कोलाइड और मूव देयर द कॉमन कॉज इज द फोर्स, यानी कि फोर्स के बिना ना तो दो बॉडी आपस में कोलाइड कर सकती हैं और ना ही दो बॉडी आपस में सेपरेट हो सकती हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं इनर्शिया से रिलेट करके देखते हैं कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, चाहे हम दो बॉडीज को मिलाएं या दो बॉडीज को अलग करें। समझ सकते हैं। द कर्मा द फोर्स कैन नॉट, देखिए कितनी सी बात बोलिए, तो कर्मा द फोर्स कैन नॉट कम फ्रॉम द बॉडीज, इट हैड टू बी एक्सटर्नल। और जितने भी आप लॉस पढ़ते हैं उन सब में हमेशा जिक्र होता है एक्सटर्नल फोर्स का, इंटरनल फोर्स तो कभी आती ही नहीं है। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात वेदास के इस ट्रेस में भी अवेलेबल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप सभी को फर्स्ट लॉ, आप सभी जितने भी लोग मैक्सिमम लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप सभी लोगों ने ये जो लॉ है ये बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है। An object at rest will stay at rest and an object at motion will stay in motion until unless an external force acts on it. There is an important word external force. मैं वही तो आपसे बोल रहा था, यही बात वेदास ने पहले बोल दी कि इंटरनली फोर्स पैदा हो नहीं सकती, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर थी। इफ द टू बॉडीज हैव टू कोलाइड और हैव टू मूव अवे, द कॉमन कॉज इज कर्मा। कर्मा मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, एंड द कर्मा और जिसको हम फोर्स बोलते हैं कैन नॉट कम फ्रॉम द बॉडी, इट हैज़ टू बी एक्सटर्नल। तो एग्जैक्टली सेम बात जो फर्स्ट लॉ में बोली गई थी वही बिल्कुल न्यूटन की आपको जो फर्स्ट लॉ है उसमें देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, जिस वर्ड को अपन लोग बोलते हैं, जानते होंगे आप सब लोग, इनर्शिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के वर्ड्स ड्राइव नहीं थे, ये वर्ड्स समय के साथ डेवलप हुए, ये वर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, बट ट्रेसेस कहीं ना कहीं अच्छे खासा अमाउंट में अवेलेबल थे। पर्टिकुलर इफेक्ट रिजल्ट्स इन इम्पल्स, जरा इसको भी समझते हैं क्या बात कर रहा है। पर्टिकुलर इफेक्ट्स रिजल्ट्स इन इम्पल्स, देखिए ये आपकी सेकंड लॉ हो गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। ये तो आपकी सेकंड लॉ है, जिसको आप कंक्लूड करके छोटी क्लासेस में F = ma पढ़ते थे। तो बेसिकली, और यही आप सबको बता दूं कि जो मोमेंटम है इट इज़ नथिंग बट द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम और इम्पल्स में बहुत गहरा रिश्ता है, और बिल्कुल वही चीज़ इन्होंने अपनी इस लॉ के थ्रू भी हमको बताई। आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट मतलब आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, इफेक्ट जो हमको मिलने वाला है, जिसे हम कार्य बोलते हैं, इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ एक्शन। जो हम कर रहे हैं कर्मा, तो उन्होंने बोला द इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द एक्शन, मतलब जो कार्य होता है वो अपने कर्मा का हमेशा अपोज करता है। अब कर्मा को बोलते हैं एक्शन और कार्य को बोलते हैं रिएक्शन। यही आपकी हो गई न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। इसको लेके आप बहुत सारे, आप लोगों ने बुक में डायग्राम देखे होंगे, हॉर्स बुलक कार्ट वाला एग्जाम्पल देखा होगा, और भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो कहीं ना कहीं ट्रेसेस अवेलेबल हैं, और यही जो बातें हैं, ये देखो शुक्ल पक्ष यजुर्वेदा में भी सेम सीजन्स की बात की गई है कि सीजन्स किस तरह से आते हैं। सन इज अ हैवियर बॉडी और उसके अराउंड बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, एंड दिस रेवोल्यूशन और रोटेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड ईयर्स, तो यही एंड सीजन्स ऑल्सो। तो यही चीज़ें हैं। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रूफ उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे लेबोरेटरीज एपरेटस इतने नहीं थे, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इन लोगों ने अपनी नॉलेज के बेसिस पे जज की थी, और वो काफ़ी हद तक सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम वही चीज़, सन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड इटसेल्फ मूविंग एंड द अर्थ अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे पहले बीच में एक थ्योरी आई थी कि नहीं भाई सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ नहीं घूमती है, जबकि वेदास में ऐसा नहीं लिखा है। वेदास ने बोला नहीं भैया, सन जो है वो हैवियर मास का है, वो सेंटर में रहता है, उसके अराउंड बाकी सारी बॉडीज घूमती है, क्रिएटिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर अ इलेप्टिकल मोशन। तो सन ने जो पहले जो बात की थी वेदास में वो ज़्यादा सही थी। बीच में जो एक कोपरनिकस की थ्योरी आई थी, वो उसका पढ़ा भी होगा आप लोगों ने काफ़ी, कि उसने एक गलत थ्योरी दी थी कि सन अर्थ सेंटर में और सन घूमता है, ठीक है। और बाद में जिसने एक सही थ्योरी दी तो लोगों ने मतलब बोला कि नहीं भाई तुम गलत हो। तो शुरू में बहुत मतलब कन्फ्यूजन काइंड ऑफ थिंग थी, बट जो आज हम पढ़ते हैं नेचुरली वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है वेदास से। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो हो सकता है
कि टाइम के साथ शिफ्ट होने से जो पावर है और जो साइंटिफिक जो ग्रोथ जिस और डेवलपमेंट जिसको हम क्रेडिट ज़्यादा देते हैं, वो हम वेस्टर्न पावर की तरफ चीज़ों को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो लोग थोड़ा सा वेदास के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन जो एक्चुअल साइंस आज हम पढ़ते हैं और जो वेदास में कहीं ना कहीं ट्रेसेस अवेलेबल हैं। तब तक के लिए जय हिंद।